हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है यशपाल और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वास्तविक रियल नंबर से, उन चैप्टर से कौन से एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो के रियल नंबर्स के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा दिया है। तो अब इस चैप्टर से कौन से एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम बात करेंगे। तो अब एमसीक्यू को समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि 2023 में आपके 20 एमसीक्यू आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 20, जिनको आपको सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर से अब तक कितने लगभग क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फिर कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि किसी घनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक घनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। ये क्या बोला है? कोई घनात्मक पूर्णांक q है, अब उसका प्रत्येक घनात्मक समपूर्णांक का रूप कैसा होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे पहला देखें q घनात्मक पूर्णांक, तो घनात्मक पूर्णांक मतलब है कि आप 1 2 3 4 5 6 कहीं कोई सा भी संख्या ले सकते हो। तो अगर हम इसको 1 ले लें, हम इसको 2 ले लेते हैं q को, अगर मैं q को 2 ले लूँ और इसको 1 ले लूँ तो ये तो 1 आ जाएगा, ये तो सम हो जाएगा। और हमें वही तो बेसम हो गया, हमें किसकी बात करनी है? सम। तो ये तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया ऑप्शन। इसको देखेंगे हम, तो इसमें भी मैं 2 ले लूँ q का मान और प्लस 1 कर लूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। यहाँ भी बेसम आ गया, ये भी रूल्स नहीं हो सकता। अब आगे हम इस पे तीसरे पे, इसमें 2 तो है, अब q का मान मैंने 1 रखा तो क्या निकला? 2। ठीक है जी, अभी तक तो q का मान मैं 2 रख लूँ, 2 दूनी 4, और q का मान अगर मैं 3 रख लूँ, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये है कि q का मान अब हम यहाँ कुछ भी रख लें, वो संख्या जो भी आएगी वो क्या आएगी? सम आएगी। तो जो ऑप्शन सही है वो ये ठीक है कि किसी घनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक घनात्मक समपूर्णांक कैसा होगा? इस 2q + 2q होगा, ये हमारा समपूर्णांक होगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर ये है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया विषम पूर्णांक कैसा होगा। तो पढ़ते हैं। तो किसी घनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। अभी तो हमने सम की बात की थी, अब विषम कैसा होगा। तो चलो इसको ही ऑप्शन 4 है, तो इस सबसे पहले p देखते हैं। तो घनात्मक पूर्णांक मानो, घनात्मक पूर्णांक में कुछ भी मान लो आप, तो मैं इसके 2 मान लूँ तो ये तो सम आ गया, सम तो नहीं आना चाहिए हमारा, तो ये वाला तो ऑप्शन गलत है। इसको उठा लेते हैं हम, इसको मैं 3 मान लूँ और इसको 1, तो कितने होंगे? 4, ये भी सम आ गया, सम नहीं आना चाहिए, ये भी गलत है। ये तो हमें पहले ही पता पड़ेगी कि ये कैसा है, ये सम है, क्योंकि इसके p का मान कुछ भी रख लो आप, 2 में गुणा करोगे तो सम ही आएगा। अब आगे हम इस पे, तो 2 तो यहाँ पे है, p का मान आप कुछ भी मान लो, p का, चलो मैंने 2 p का मान मान लिया मैंने 2, तो 2 दूनी 4 और प्लस 1, 2 दूनी 4 और प्लस 1, तो कितने हो गए? 5। यही बात ठीक है। अब मैं 2 का मान 3 मान लूँ, p का मान 3 मान लूँ, प्लस 1, तो 3 दूनी 6 प्लस 1 मतलब कि 7। यहाँ भी विषम आ रहा है, यहाँ भी। तो ये वाला ऐसा रूप होगा घनात्मक विषम पूर्णांक का, तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? किसी घनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो ऐसे रूप का होगा वो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि संख्या n⁻2 - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है, n है 1, तो हमें ये बतानी है कि ये वाला जो वैल्यू है ये 8 से विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे जो n है उसको हम क्या रख लेंगे कि जिससे कि पूरी कट जाए 8 से। तो हम चेक करते हैं पूर्णांक। अगर पूर्णांक को चेक करेंगे तो पूर्णांक में क्या आते हैं? हमारी माइनस की भी आ जाती हैं, प्लस वाली भी संख्याएँ आती हैं। तो इसमें माइनस लेंगे तो 8 से विभाजित तो नहीं होगा, तो ये तो नहीं हो सकती, पूर्णांक तो नहीं होगा, ये कन्फर्म है। अब आगे हम प्राकृतिक संख्या पे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं।
तो अगर मैं प्राकृतिक संख्या में पहले 1 ले लूँ तो n बराबर मैंने मान लिया कि n बराबर माना मैंने 1, तो 1 की पावर 1, तो यहाँ पे 0 आ गया। चलो भाई 0 आ गया तो 0 कोई दिक्कत नहीं कि हम उसको बोल सकते हैं। अब मैं n की पावर क्या मान लूँ, n को मान लूँ 2 माना। अगर मैं n को 2 मानूंगा तो 2 की पावर कितनी लगा दूंगा, 2 की पावर लगा दूंगा 2 और -1, तो 2 दूनी 4 और -1 घटा के कितने बचेंगे, +3। क्या +3 8 से विभाजित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। अब आते हैं हम विषम संख्या। विषम संख्या को होती हैं 1 3 5 7, ये देखते हैं। तो विषम में हमने यहाँ पे पहले 1 लेके देख लिया ना, यहाँ पे हमने n बराबर 1 ले लिया, तो क्या आया था हमारा 1 की पावर 2 -1, मतलब कि 1 का 1, तो इसका तो आ गया 0। और लेके देख लो आप, n की पावर बराबर 3 ले, क्योंकि विषम संख्याएं लेनी है हमें। n बराबर 3 लेंगे तो 3 की पावर 2 -1, 3 की पावर 2 मतलब 9 और -1 घटा कितने बचाएंगे 8। ये भी भाई 8 से विभाजित हो जाती है, ये भी हमारी बात ठीक है। अब क्या कर लो, n बराबर मानो आप 5, n बराबर, क्योंकि विषम माननी है ना, तो n बराबर 5 मानेंगे तो क्या होगा, 5 की पावर 2, यहाँ पे जो है वही बता रहा हूँ मैं, ठीक है, और -1, तो 5 25, इसका -1 कितने बचेंगे 24, तो 24 भी कितने से कट जाते हैं 8 से। ऐसे ही हम कितना लेके देख लेते हैं एक बार, क्योंकि विषम ले लो 7 ले लो, तो 7 की पावर 2 लगा दोगे -1, 7 7 49 -1 मतलब कि 48 भी किससे कट जाती है, 8 से विभाज्य हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या लिखी है, संख्या n की पावर 2 -1 8 से विभाजित तभी होगी जब ये क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। n क्या होगी, n एक विषम संख्या होगी, तभी ये विभाजित हो जाएगी। आप कुछ भी रख लो, n एक जगह विषम होनी चाहिए, 13 रख लो, 15 रख लो, जो भी कुछ भी रखोगे तो वो कैसे विभाजित हो जाएगी, 8 से। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ये वाला करेक्ट। इस पे आ जाते हैं हम। ये तो बहुत ही सरल है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, ये बताना है। तो अभाज्य संख्या तो आप जानते हो, ये तो एक भाज्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 2, मैं यहाँ गलत कर दिया है 2। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। ये तो बहुत अच्छे से, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये दे रखी है संख्या 156, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कौन सी वैल्यू बन जाएगी वो हमको बतानी है। तो कर लीजिए आप, यहाँ पे करेंगे हम 156, 2 से, सबसे पहले 2 से कट जाएगा तो 7 और 8 78, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा 2 9, 2 और 6, फिर 2 से कट जाएगा, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, देखते हैं। 2 7, यहाँ बचा 1 2 8 16। अब यहाँ करेंगे हम, यहाँ 3 आएंगे, 3 और यहाँ पे 8 है 9 39। अब कितने से काटेंगे, 3 से, 3 1 3 3 3 9। अब कितने कट जाएगा, 13 से। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13। तो आप देख लो, आप यहाँ पे इसका क्या निकला, 2 की पावर 2 गुणा 3 और गुणा 13। अब इसमें से कौन सा है, कुछ है, ये तो नहीं है। इसकी पावर 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 13, ये भी ऑप्शन नहीं है। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाइए आप 6। संख्या 114 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। अब क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ के समझना, मिस्टेक बहुत जल्दी हो जाएगी इसमें। क्या बोल रहा है इसने, संख्या 114 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है, ये बताना। मतलब कि पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो और जो घात आई है उनको जोड़ के बताना है कितना आया है।
तो अगर आप इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे 114 को, तो हम यहाँ कर ले रहे हैं 114 के अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से काटेंगे तो 10 5 बार और ये 7 बार। अब 14 ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगी, 3 1 3 और बचे ना 3 27 19 बार। अब कितने से काटोगे आप? 19 से, तो 19 1 19। अब इसमें क्या बोला है, तो यहाँ पे 2 की घात 1 होगी गुणा 3 की घात 1 होगी गुणा 19 की घात 1 होगी। अब यहाँ पे घातों को क्या, घातों का योग बताना है आपको। और घातों का योग देखोगे तो इसकी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है और इसकी भी घात 1 है। इन सबको जोड़ लो तो घात कितनी, जोड़ने पर कितनी बन जाएंगी? 3। तो जो घातों को हमने जोड़ा कितना बनेगा? 3। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर? 3। इसमें बोला, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। क्या बोला गया है कि संख्या 114 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड करने पहले में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग कितना है ये बताना है। तो पहले हम 2 से काट दिया तो 57 बार कट गया, फिर ये 3 से कटेगा 19 बार, तो 19 बार काट दिया हमने। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 और इसकी घात 1 है। इन तीनों जोड़ने कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सह अभाज्य कौन सी होती हैं? जिनका HCF केवल 1 होता है, 2 संख्याओं का, वो क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कौन सी इसमें से, जिसका कौन सी संख्या है जिसमें से एक HCF आ रहा है। अगर हम इसमें देखेंगे तो 7 दूनी 14 और 35, तो इसका तो HCF कितना आ गया? इसका HCF आ गया हमारा 7। ये तो हमारा ऑप्शन है, क्योंकि 7 हमें तो HCF कितना चाहिए? 1। ये तो नहीं हो सकता। इसमें करेंगे तो भाई इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना आएगा? 1, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन ले, अगर 2 को ले रहे हैं तो इसमें नहीं ले पाएंगे, और अगर 3 को ले रहे हैं तो इसमें से नहीं ले पाएंगे, 5 को ले रहे हैं तो इसमें से नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इसका तो भाई HCF कितना है? 31 है, और इसमें कितना है? इसमें 2 दे रखा है, 2। तो यहाँ दिख रहा है ना HCF किसमें 1 आया है? इस वाली वैल्यू में। तो यही है सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है ये। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका करेक्ट? ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को कितना है? 65 और यहाँ पे 117 है, थोड़ा सा इरेज हो गया है, और यहाँ पे भी 117 ही है। HCF को 65m - 17m के रूप में व्यक्त किया जा सके, मतलब कि जो भी HCF निकलेगा वो इस संख्या के बराबर है, ये बोला इसने। तो m का मान है, क्या बोला इसने कि इन दोनों को पहले HCF निकाल लो, और HCF जो भी निकालोगे वो किसके बराबर होगा? 13 के बराबर होगा। मतलब कि जो भी HCF निकलेगा वो उस बराबर होगी उस संख्या की। चलो, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं 65 और 17 को HCF निकालूँ तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 पंजे 65 और 13 निम्मा 117। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना आ गया? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 65 और 117 का HCF कितना आ गया? HCF आ गया आपका 13। इन दोनों संख्याओं का HCF। अब ये क्या बोला उसने कि ये दोनों इस 13 के बराबर हैं, तो 13 के बराबर कर लीजिए आप। 65 - 117 किसके बराबर है? ये इन दोनों के HCF के बराबर। तो HCF 13 या 13 कर लेंगे। 17 को आप इधर लाएंगे किस में आएंगे? प्लस में। तो 13 + 117 बट्टे बराबर में 65m, तो कितने हो जाएंगे? 130 बराबर 65 में m। अब भाई हमें तो m का मान चाहिए, केवल किसका पूछा उसने? m का मान। तो इधर 65 आएंगे तो किस में आएंगे? 130 बट्टे में 65 बराबर में m। तो 65 1 65 65 दूनी 130,
तो m का मान कितना आ गया, m का मान आ गया हमारा 2। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है बी सही। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो या है। तो यहाँ पे क्या बोला कि सबसे बड़ी संख्या, ये संख्या दे रखी हैं 3 नीचे 4, जिससे 70 और 25 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। ये संख्या दे रखी है, इनसे अगर मैं इसको विभाजित करूं तो शेषफल इसका कितना आता है 5, इन चारों में से एक है, और इसको विभाजित करूं तो शेषफल कितना आता है 8। तो एक बात तो मुझे कन्फर्म होगी, भाई ये तो बहुत बड़ी संख्याएं हैं, इनका तो भाग जाएगा ही नहीं पूरा पूरा इसमें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी हो गई। ये भी कितनी बड़ी हो गई, ये भी बहुत बड़ी हो गई, ये भी नहीं हो सकता। 65 और 13 को सबसे पहले हम 13 करके देख ले रहे हैं। अगर मैं 70 में 13 से भाग दूँ तो कितना शेषफल आता है ये हमको देखना पड़ेगा। 13 पंजे 65, शेषफल कितना आ गया 5। तो उसने 5 बताया क्या 70 का, हाँ ठीक है, ये कंफर्म होगी बात। अब अगला देख लो 125 को और देख लो 23 से भाग देंगे, तो 13 से भाग देंगे क्योंकि हमने ऑप्शन ये उठाया है, ठीक है। अभी तो 13 निम्मा 170 है, कितने बचेंगे 8 शेष। तो क्या दूसरे वाले का 8 शेष, हाँ देखो इसका कितना बचा था 8 शेष ही बचा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा ठीक है फिर 13, बाकी के सारे गलत हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो मैं इनको इरेज कर देता हूँ। जो क्वेश्चन रह गए अब उनको हम क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए जो क्वेश्चन रह गए हैं वो उनको हम अब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर दिया है x की पावर 3 और y की पावर 2 और y बराबर दिया है x और y की पावर 3 के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF AB का है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें HCF बताना है, और HCF का आपको पता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए तभी HCF आता है। तो अगर हम इसका HCF देखें तो यहाँ a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर दे रहा है x की पावर 3 और y की पावर 2, और b बराबर कितना दे रखा है, b बराबर कितना रखा है x और y की पावर 3। अब हम वो वैल्यू लेते हैं कॉमन जो दोनों में हो, लेकिन सबसे कम घात वाली HCF में। कौन सी में, सबसे कम घात वाली। तो हम यहाँ देखेंगे HCF को, तो इसमें यहाँ भी x है, यहाँ भी है, लेकिन घात किस में कम है, इसमें, तो यहाँ लिख लेंगे हम x। अब इन दोनों में से लेंगे तो इन दोनों में तो घात कौन सी कम है, ऊपर वाली है ना 2, तो 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये अब आते हैं हम ये वाली वैल्यू पे। इसका हमें क्या बताना है, लासा बताना है। कितना सरल सवाल है बताइए आप। तो यहाँ पे कर लीजिए आप, क्या हो गया, यहाँ कर ले रहे हैं हम 15, 18 और 24 के आवाज़ गुणनखंड कर लो 2 से। आप तो जानते हो ना सारे लोग, 15, 9, 12 बार, फिर अभी 2 से कट रहा है तो काट लो, 15, 9 तो नहीं कटेगा, 6 बार कट जाएगा ये, फिर 2 से कट रहा है, 15 तो नहीं कट रहा, ये कट जाएगा ये 3 बार। अब कितने से कट जाएगा, 3 से काटोगे तो 15 5 बार कट जाएगा, ये 3 बार और ये 1 बार, फिर 3 से काटोगे आप तो ये 5 तो कटेगा नहीं, 1 बार और 1 बार। अब कितने से काट दोगे, अब काट दोगे आप 5 से, ठीक है। अब हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो 5 15, 15 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 दूनी 360। कितना हो गया 360। तो LCM कितना आ गया इसका 360। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी 360, ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब दिया है मासा बराबर ये दे रखा है और ये इन दोनों संख्याओं का मासा दे रखा है 9। तो लासा बताना। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मासा को जैसे कि हमने यहाँ पे किया ऐसे भी, लेकिन जब हमने एक रूल पढ़ रखा है उस रूल से करेंगे तो बेटर रहेगा। वो हमें यहाँ याद भी आ जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल और
उन संख्याओं के बराबर होता है HCF और गुणा LCM के, ये मैंने पढ़ा है ना सूत्र। तो हम इस वाले क्वेश्चन को कहाँ कर ले, यहाँ देख ले रहे हैं, यहाँ पे जगह है तो हम यहाँ देख ले रहे हैं। तो दो संख्याएं कौन सी हैं यहाँ पे, हमें सूत्र कहता है ए, मतलब ये ए और बी कोई दो संख्याएं हैं, ये किसके बराबर होती हैं, HCF गुणा LCM के बराबर होती हैं। तो दो संख्या कौन सी दे रखी है यहाँ पे, 99 गुणा 153 बराबर HCF कितना दे रखा है हमारा 9, तो 9, LCM हमको पता करना है, ठीक है। यहाँ 99 है, ये 99 है। अब 9 तो दरबट्टी में आएंगे ना, तो 99 गुणा 53 LCM बट्टे में कितने आएंगे 9, 9 से काटेंगे कितनी बट्टी आएगा 11 बार, तो 11 गुणा 153 बराबर LCM, 11 × 33, 11 पंजे 55 और 8, 11 1 11 और 5 16, तो कितना आ गया LCM आ गया 1883। तो है ऑप्शन में नहीं, 1883 ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है। देखो आप करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे क्या है यहाँ पे, लेकिन जब हमें एक रूल्स पता है तो उससे करोगे तो और बेटर रहेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन आगे जाके आप फंसो ना, ठीक है, इसी वजह से। अब यहाँ पे भी है दिया है लासा, ये है लासा कितना दे रखा है ये, और मासा बताना है हमको, सेम यही पैटर्न चलेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। चाहे तो आप मासा बताना तो इनका मासा कर लो, या फिर इस बार तो इससे ही हम बेटर रहेगा करना। तो इससे हम इसको कर ले रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, इसी को कर ले रहे हैं, यहीं पे कर ले रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा। तो ए गुणा बी बराबर कितना का HCF गुणा LCM, तो ए और बी कितनी रखी हैं 3200, 132 और 288 बराबर HCF, तो हमको नहीं पता इस वाली संख्या में HCF तो बताना ही है HCF, लेकिन LCM पता है क्या है 3168। तो 3168 किस में आएंगे बट्टे में, 132 गुणा 288 बट्टे में कितने आएंगे 3168 बराबर HCF। अब इसकी काटा पीटी करेंगे टोटल, तो आंसर आ जाएगा 12, कितना आएगा आंसर 12, तो यही हो जाएगा आपका HCF। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फिर आपका डी ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेम यही है, ये ऊपर वाला किए ये दोनों किए सेम यही दे रखा है, तो इसको हम यहाँ कर ले रहे हैं। इसमें क्या दे रखा है लासा ये है 26 और 156 का लासा ये है, तो मासा ज्ञात कीजिए। तो सेम यही रूल लगाएंगे, ए गुणा बी बराबर HCF गुणा LCM। तो ए कितनी दे रखी है, ए दे रखी है 26 गुणा कर लो, बी कितनी दे रखी है 156, तो 156 कर लो बराबर लासा कितना दे रखा है 156। तो पहले तो HCF तो हमें पता नहीं निकालना है HCF तो, और LCM कितना दे रखा है LCM दे रखा है हमारा 156। तो अब इधर आएगा तो किस में आ जाएगा 156 बट्टे में 156 बराबर HCF। 56 से 156 करके कितने बचे 26 HCF, इसका HCF हो गया। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन डी। अब हम करते हैं ये वाला। अब इसमें क्या पूछा है, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। पहले तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, उसके बाद ही करना है। तो क्या बोला है, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। 1 से लेकर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख दें, और इन एक ऐसी संख्या बतानी है कि इन सब से विभाज्य हो जाए। तो मुझे बताइए, अगर कोई संख्या जैसे कि मैं 3-4 अंक ले लूँ और मुझे ऐसी संख्या पता करनी है कि वो तीनों से विभाजित हो जाए, तो क्या करते हैं उसका LCM लेते हैं। तो इस स्थिति में भी हम क्या करेंगे, इसका LCM लेंगे 1 से 10 तक। और अगर 1 से 10 तक लेंगे तो उसमें जो भी कॉमन है वो निकाल लो। पहले अभाज्य संख्याएं जैसे कि 7 है और आपकी 3 है 5 है, ये तो कटेंगी नहीं, ये निकालनी पड़ेगी। तो आप अगर इन 1 से लेकर 10 तक का HCF करोगे ना, वो LCM, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको LCM बताना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसमें आपको क्या बताना, इन संख्याओं का सबका, इन संख्याओं का सबका बताना एलसीएम, और इन संख्याओं का जो एलसीएम होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। तो अगर हम 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम निकालें तो वो आता है 2520। कौन सा कितना आता है? 2520। ये वाला ऑप्शन आप करके देख लेना, यही आंसर आएगा। इतना छोटा तो 100 तो हो नहीं सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 504 भी नहीं हो पाएगा, बड़ा ही आएगा। तो 2520 आता है। 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है? शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। हम शांत और अशांत पढ़े थे। शांत और अशांत में क्या होता है कि जो Q की जो वैल्यू होती है वो 2m या 5n के रूप की होनी चाहिए, तो हमारी क्या होगी? शांत होगी। ये हमने कंडीशन पढ़ रखी है। अगर हम इसके आवाज गुणनखंड करें तो आप करके देख लीजिए। Q केवल Q, P/Q मतलब Q का आवाज गुणनखंड करोगे आप, तो इसके अगर करोगे तो कितने आएंगे? देखो मुझे इसके कन्फर्म है, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें भी, इन दोनों के अलावा अगर 2 और 5 के या तो खाली 2 आ जाए, मैं भी बता दूँ, 2 या तो 2 आ जाए या ओनली 5 आए या दोनों एक साथ आ जाएं, लेकिन इनके अलावा और ऐड नहीं होना चाहिए, वही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ये वाला मैं उठाता हूँ, क्योंकि यही 625 को अगर आप तोड़ोगे, यहाँ तोड़ ले रहे हैं हम 625 को, अगर 625 को मैं तोड़ूँ इस वाले को, तो 5 125, फिर 5 25, फिर 5 5 और फिर 5 1। तो हमें ये दिख गया कि इसको हम लिख सकते हैं इस वाली वैल्यू के 227/5⁴। तो इसमें केवल 5 आया है, या 2 आ जाता उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। इसी वजह से अगर यहाँ पे इस वाले रूप में आ गया ना ये, तो ये क्या हो जाएगी? यही हमारी शांत है। तो इस वाला ऑप्शन का राइट आंसर ये है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या बोला है? शांत दशमलव, सॉरी यहाँ शांत है, शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। सेम ये वाला जो आंसर किया अभी, ये वाला किया है। तो हमें पता है 3125 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो कितने होते हैं? वो होते हैं 5⁵। तो इस मतलब कि या तो 2 या 5 आ जाए, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगी? ये हमारी शांत हो जाएगी, शांत दशमलव परिमेय। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोल रहा है कि हर के 2m गुणा 5n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। ये हमको पता करना है कि कितने स्थानों तक होगा उसका दशमलव, मतलब कि अगर देखें तो पीछे से 1 2 3 4 दशमलव कहाँ लगेगा, ये बताना है। तो हमें ये नीचे अगर 10 की पावर जितनी आ जाए उतने स्थानों पर दशमलव प्रसार होता है, समझ जाओ पहले आप। ठीक है, अगर नीचे जैसे कि मैं लो 100 लिख दूँ तो 100 में 2 जीरो होते हैं, तो मतलब कि दो अंकों तो दशमलव प्रसार होगा। अगर 1 के पीछे 3 जीरो 1000 आ जाए तो 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो उसके पीछे 3 होंगे, तो फिर 3.3 खिसक जाएगा, तो दशमलव प्रसार 3 होगा। तो इस प्रकार संख्या को करें तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर ले रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1250 के, तो कर लो आप 625, और 625 को देखो हमने यहीं पे तोड़ लिया है, कितनी बार होता है? 4 बार। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1458 को 2 गुणा 5⁴। अब हमें अगर शांत बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? इसका यहाँ पे 4 है, अब हमें तो 10 लाना है, तभी तो बता सकते हैं दशमलव कहाँ तक होगा। तो 2 की पावर यहाँ 1 तो है, कितनी कम पड़ रही है? 2 की पावर 3। अगर 2 की पावर 3 कम पड़ी तो यहाँ पे 2 की पावर 3 से कर लेंगे, और यहाँ पे भी 2 की पावर 3 से ही कर लेंगे। अगर करेंगे तो इसका 1458 गुणा ये इसका मतलब हो जाएगा 8, और इसको कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 4 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया? 4। अगर पावर 4 आ गई तो इसके पीछे कितने आएंगे?
4 जीरो आएंगे, और 4 जीरो आएंगे तो दशमलव प्रसार कहाँ तक रहेगा, क्योंकि पॉइंट कितना खिसकेगा पीछे से 4, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 4। अगर आप इसको सोल्यूशन करोगे तो देखो इस प्रकार हो जाएगा इसका सोल्यूशन, इसका हो जाएगा 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40 और 6 × 46, 8 × 32 और 4 = 36 और 8 × 1 = 8 और 3 = 11, तो 1164 बट्टे में 10 के नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो, 4 पावर लग रही है, तो ये पॉइंट कहाँ खिसकेगा 1 2 3 4, मतलब कि 1 ये, तो पीछे कितना 1 2 3 4 कहाँ तक चलो दशमलव प्रसार 4 संख्या, तो यही 4 है। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी के ये MCQ अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए जिसने वीडियो पिछले वाली जो मैंने बना रखी है वो नहीं देखी होंगी तो उनको दिक्कत हुई होगी, वरना आपने अगर वीडियो देख रखे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट उसमें बता रखे हैं, केवल यहाँ पे उनके MCQ देखे थे जो बहुत ही सरल हैं कि इस प्रकार से आपसे MCQ पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसा कर लीजिए कि मेरी सारी वीडियो पिछली वाली देख लीजिए और उसके बाद इसको देख लीजिए, तो आपका जो है ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसमें, और ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर कोई डाउट हो, फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो बता दें कि यहाँ सर ये यहाँ पे कैसे आया, तो मैं उसका आपको बता दूंगा। और जो मैंने इस चैप्टर की बुक के जो क्वेश्चन बता रखे हैं मैं उन सारी वीडियो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक तो ज़रूर करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स भी करें, जिससे कि हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और अगर ऐसे ही आप और मैथ की सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं आगे जो भी बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उससे वीडियो को वॉच कर सकें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।